अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। हालिया दिनों में सामने आने वाली ऑडियो लीक्स ने मुल्क की सियासत में भूचाल बर्पा कर रखा है। यहां तक सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी महफूज नहीं? ये अमल कौन, क्यों, कैसे कर रहा है? और इस मुतालिक तो हुकूमती तहकीकात तो जारी हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस के फ़ोन बक करने के वाक़े पर 2 हैकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और लाइव विद आदिल शाहजेब की इतलात के मुताबिक इन दोनों अफराद को FIA और एक खुफिया इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक का ताल्लुक रावलपिंडी की एक तालीमी इदारे जबकि दूसरे का वस्ती पंजाब से है। उनके कब्जे से ज़ेर इस्तेमाल लैपटॉप्स और मुतअद्दिद फ़ोन्स भी कब्जे में ले लिए गए हैं। और हुकाम ने मजीद ये बताया कि मजीद गिरफ्तारियाँ उसमें हो सकती हैं, इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस मामले पर सियासी गर्मा गर्मी हमेशा की तरह उरूज पर है और इस तनाज़े का सबसे ज़्यादा नुकसान बज़ाहिर तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हो चुका है अब तक, क्योंकि एक के बाद एक आने वाली ऑडियोज़ ने उनके सियासी जो बयानात थे या जो उनका एक बयानिया था नाम नेहाद अमरीकी साजिश वाला, उसे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है। अभी तक जो ऑडियो लीक्स आई हैं, पहली ऑडियो में साइफर से मुतालिक इमरान खान की जानिब से सिर्फ खेलने की बात ने आलमी साजिश से मुतालिक उनके बयानिए को ज़मीन बोस किया, तो दूसरी ऑडियो में हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक इमरान खान के जो बयानात थे और जो वो असल में कहते हैं, वो कौल व फेल में मुबैना तौर पर एक तज़ाद हमें नज़र आया, जिसके बाद इमरान खान को ये खदशा है कि उनकी और भी ऑडियोज़ या वीडियोस मंजर आम पर आ सकती हैं, जिससे उनके सियासी कद और साख को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। इसी खदशे को बांधते हुए अब इमरान खान ने कानूनी ऑप्शंस का इशारा भी दे दिया है। उन्होंने अपनी ट्वीट्स में ये कहा है कि ऑडियो लीक्स के जरिए पाकिस्तान की कौमी सलामती की राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म उनके फ़ोन की महफूज लाइन भी बक्ट थी, यानी टेप की जा रही थी। ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है और इन लीक्स की सदाकत जांचने के लिए अदालत जाने का इरादा रखते हैं, ये उनके अल्फाज है। उन्होंने मजीद ये कहा कि हम JIT बनाने का भी इरादा रखते हैं ताकि तहकीकात की जा सकें कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये इसलिए भी अहम है कि हसास सिक्योरिटी मामलात गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड और फिर हैक हुए। इंसानी हुकूक और कानूनी एतबार से अगर बात की जाए, इस मौक़िफ़ में उनके वज़न बिल्कुल मौजूद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान की जानिब से ये मौक़िफ़ उनके दोहरे मयार की भी भरपूर इक्कासी कर रहा है, क्योंकि ये वही इमरान खान है जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस अमल का भरपूर दिफा इन अल्फाज में करते हैं। ये नाज़रीन सिर्फ इंटरव्यूज़ की हद तक ही इमरान खान रिकॉर्डिंग और टेपिंग के हामी नहीं रहे, बल्कि पार्टी के इजलासों में अराकीन के फ़ोन टेप होने पर भी वो जो एतराज़ात उठाते थे वो रद्द करते आए हैं। 16 अक्टूबर, ये हमारी खबर के मुताबिक 16 अक्टूबर 2020 को PTI के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में लियारी से रुकने असम्बली शकूर शाद ने फ़ोन रिकॉर्ड होने की शिकायत की और कहा कि मुबैना तौर पर IB उनका और उनकी फैमिली का फ़ोन टेप कर रही है, जिस पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उस वक्त ये वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने उनको जवाब दिया कि फ़ोन तो मेरा भी रिकॉर्ड होता है, फ़ोन रिकॉर्डिंग कोई गलत बात नहीं, इदारों को इल्म होना चाहिए कि कहीं अवामी नुमाइंदे कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अब इस खबर की तस्दीक के लिए मैंने खुद शकूर शाद से रब्ता किया, तो उनका ये कहना था कि आपकी जो मालूमात हैं, जो मैंने आपके सामने भी नाज़रीन रखी, वो मनोअन दुरुस्त हैं और इमरान खान ने उन्हें यही जवाब दिया और उनकी शिकायत भी यही थी। यानी कल तक इमरान खान साहब जो फ़ोन टेप को कौमी सलामती से मुतालिक अहम और बड़ी सर्विस करार दिया करते थे, आज जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे तो उनका मौक़िफ़ कुछ यूँ। टेलीफोन टैप, घर टैप, नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। अभी तो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूँ कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के जासूसी करो? क्या आपका ये काम रह गया है कि जो करो? क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चला जाए इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर था? सिर्फ फ़ोन टेपिंग से मुतालिक ही इमरान खान के मौक़िफ़ में तज़ाद नहीं, बाकी भी उन्होंने आज ये बात की मीडिया के हवाले से कि जी मीडिया जो है वो हमारे दौर में किसी को बैन नहीं किया गया, किसी चैनल को बंद नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिनमें तलत हुसैन शामिल हैं, मुर्तज़ा सुलंगी वगैरह हैं, बहुत से और भी हैं जिनकी नौकरियां ख़त्म हुई उनके दौर में, बल्कि एक मीर शकील रहमान को तो उन्होंने कैद भी किया। तो ऑब्वियसली ये मामलात हैं। इसके अलावा लॉन्ग मार्च की आखिरी कॉल देने से मुतालिक जो है वो यही कह रहे हैं कि वो जल्द कॉल देंगे। कब दे रहे हैं वो कॉल, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। साबिक वफाकी वजीर और PTI की सीनियर रहनुमा सेनेटर आजम खान स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑडियो लीक्स पर भी आपसे बात करते हैं, लेकिन अभी सदर मुमलिकत ने आसमा शिराजी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि इमरान खान ने अपनी कश्तियां जलाई, मुझसे मशवरा करते
तो मैं मुख्तलिफ मशवरा देता। ये कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की बात पर उन्होंने ये जवाब दिया। क्या आप भी समझते हैं कि उस वक्त वो फैसला दुरुस्त नहीं था और अभी असम्बली में वापस चला जाना चाहिए? अगर गलती हो गई है, सियासत में होती रहती हैं ये चीज़ें, वो अंडू करके और कौमी असम्बली में वापस आ जाए। देखें, बुनियादी तौर पर दो मीटिंग जो है हमारी हुई थी। पहली मीटिंग हमारी कोर कमेटी की हुई थी बनी गाला के अंदर, और उसके बाद जो है फिर पूरी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग जो थी वो आपके पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुई। दोनों में शद-ओ-मत से बड़ी तफसील से जो है बात हुई। हर आदमी ने अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया। हर आदमी जो उसको हक था, जितना टाइम था, तकरीबन 30 मिनट तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है बोले जी। अब इतनी तफसील के बाद हर आदमी ने जब अपने बयान दिया और ये बताया कि कौन सी वजूहात हैं, हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद जो है फिर इमरान खान ने फैसला किया, और एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला था, क्योंकि उस वक़्त हम नहीं समझते थे कि उसका असर क्या होगा मुल्क के ऊपर, लोग क्या चाहेंगे। लेकिन उसने एक ही बात के ऊपर जो है आर्गूमेंट दिया कि हमने इस इम्पोर्टेड हुकूमत की लेजिटिमेसी को कबूल किसी सूरत में नहीं करना। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसको देख लें कि कितना बड़े लोग पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ के अंदर, दोनों आपके चारों सूबों के अंदर, फिर आपके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देखें, आज़ाद कश्मीर के अंदर देख लें कि जोग दर जोग जो इमरान खान के बयाने पर लोग लब्बैक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वाकई अब हकीकी आज़ादी की तरफ जाना है, पाकिस्तान को इन ग़ुलामी के चुंगल से जो है हमने छुड़ाना है। स्वाली साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर यह फैसला हुआ कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत को हमने लेजिटिमेसी नहीं देनी, अब सदर मुमलिकत आज कुछ और कह रहे हैं। वो तो साफ कह रहे हैं कि वो एक गलती थी, और कुछ इशारे ऐसे भी हैं कि शायद कौमी असम्बली में दोबारा वापसी की तैयारी तहरीक इंसाफ कर रही है। आपके वज़रा अभी भी एक आध वजीर जो है मिनिस्टर इन कॉलोनी में मौजूद है, पार्लियामेंट लॉजेस में भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये कि उस वक्त जो आपका मौक़िफ़ था कि लेजिटिमेसी नहीं देनी, अगर आप वापस चले जाते हैं, इसका मतलब कि आप फिर लेजिटिमेसी दे रहे हैं मौजूदा हुकूमत को। जैसे इमरान खान को मैं जानता हूँ, मैं आपको बिल्कुल वज़ाहत के साथ कहता हूँ, और कि किसी सूरत के अंदर इमरान खान या उसकी जमात के अफराद किसी वक्त भी जाने के लिए तैयार नहीं है, और जो उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या बाहर से कोई बात की जा रही है वो बिल्कुल मुकम्मल गलत है। आप नहीं एक तो दो आदमी की बात कर सकते हैं। माजरत के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए हैं आपके 10-11 लोग कि हमारे इस्तीफे जो हैं वो वापस लिए जाएं, तो ये तो फिर नहीं, दो मुख्तलिफ जो हैं वर्जन। नहीं, कतर नहीं। देखिए, आज भी मैं हाई कोर्ट में आतर मिनल्ला साहब की इदारत के अंदर था जी, और बाबर ऐवान साहब जो है वो आर्गूमेंट कर रहे थे, और बाकायदा तौर पे कहा कि सियासी तौर पे हमने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और वो फैसला ये है कि हम कतन भी नेशनल असम्बली के हद तक जो है कतन उसके मेंबर नहीं है। अच्छा, और मैं आपको ये भी बता दूं, किसी सूरत के अंदर अगर आपको कोई कह रहा है, किसी सूरत के अंदर जो है कोई भी नहीं जाएगा खुदा के बदले। ठीक है, चलिए, ये तो बड़े स्वाति साहब बहुत बड़ा दावा है, वैसे बहुत बड़ा दावा है। फिर तो आप हमारे प्रोग्राम में रेगुलर आते हैं, मैं फिर आपको ये शॉर्ट चला के सुनवाऊंगा कि देखें आप कह रहे थे नहीं जाएंगे और आप वापस चलेंगे। ये हमारी तारीख है सर, देख लेंगे इंशाल्लाह। आज खान साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि जो ये गैर कानूनी रिकॉर्डिंग होती है अब फैसला हो जाना चाहिए, ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। और मंसूर अली के इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि ये बिल्कुल जायज़ है, एजेंसियों को इजाज़त है, करनी चाहिए, वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं।
तो उस वक्त वो जस्टिफाई कर रहे थे, आज उनकी अपनी लीक्स जो आ गई हैं, आज वो कुछ और कह रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये गैर कानूनी है, किसी की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट फिर हमें तो प्रिंसिपल्स पे खड़े होके एक ही नैरेटिव बनाना चाहिए ना कि रिकॉर्डिंग अगर उस वक्त ठीक थी तो आज कैसे गलत हो गई। देखिए, बुनियादी तौर पे जो बयान उन्होंने दिया था, जिसका आप रेफरेंस देते रहे, उसका सियाक व सबाक से मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक प्राइम मिनिस्टर है, अपने किसी मिनिस्टर के साथ या अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बात करता है और उसको फिर इदारे इसी तरीके से जो है अपॉइंटेड हुकूमत के लिए लीक कर लेते हैं। खुदा ताला का शुक्र है कि उसका इमरान खान का कोई कारोबार नहीं है, कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, लेकिन अभी तक ये और अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि इदारों ने, किसी इदारे ने ये लीक किया है। अभी तक तो कुछ ये साबित नहीं हुआ ना, ये तो सिर्फ इल्जामात ही हैं। इसके अलावा कौन है, मुझे बताएं ना कि किसने उनकी आवाज़ को टेप किया जो इलीगल है। वो तो अब हुकूमत दावा कर रही है कि 2 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है, दावा वो ये कर रहे हैं 2 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि किसने उसको टेप किया है जबकि इजाज़त ही नहीं थी। कौन वीडियो जो है दे रहा है, और वीडियो में है क्या? असल वीडियो तो वो है कि जो मरियम जो मुजरम थी उस वक़्त, उसकी है, और अब वो आज़ाद जो है माशाल्लाह लंदन की फ़िज़ाओं के अंदर उसी चोरी के मकान के अंदर जिससे उसका कोई तलक नहीं। देखिए, आज जिस तरीके से कामरान टेसोरी को जो गवर्नर बनाया गया है, मेरा ये ख्याल है कि मीडिया को खड़ा होना चाहिए अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के किरदार के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, कि इस तरीके से कतन भी कोई मुल्क जो है 22 करोड़ का नहीं चल सकता। मैं स्वाति साहब आपसे 100% इस पे एग्री कर रहा हूँ। इस तरीके जिस तरीके से उनको गवर्नर बनाया गया, बिल्कुल बड़े संजीदा सवालात उठते हैं, लेकिन आपके साबिक विफाकी वजीर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल वाडा साहब ने वेलकम किया है, वो उन्हें कामरान टेसोरी को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो एक तरफ, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी ने अपना वो इख्तियार इस्तेमाल करके उनको लगाया और सदर ने कोई उस पर डिनाइल नहीं दिया। देखिए, मेरी गुजारिश सुने, ये एक बड़े पावर हाउस की बात है। कतन भी मुझे मालूम है कि सदर साहब का इसके अंदर कोई इख्तियार नहीं था। सदर साहब जो है वो हमें, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो MKO को रिप्रेजेंट नहीं करते, और कतन जो है उनका कोई अमल दखल इसके अंदर नहीं हो सकता। अब जो फैसल वावडा साहब का कहते हैं, तो मुझे वावडा साहब का नहीं पता कि उन्होंने किस ज़मर के अंदर कहा है, मिजाज से कहा है, वो अमूमन जो है वो अगर संजीदगी से कहा है, क्यों कहा है, वो उसको जानते हैं कि नहीं जानते। मैं भी उसको ज़ाती तौर पे नहीं जानता, लेकिन जो मीडिया से सुना है, एक पूरी लिस्ट जो है उसकी बनाई है, और फिर जिस तरीके से उन्होंने MKO को तोड़ा, अलग अलग किया, फिर उसके ऐसे बखरे किए, और अब फिर जो है उनको पावर हाउस की तरफ से बैठा दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना बड़ा चोर होगा, जितना बड़ा मुजरम होगा मुमलिकत पाकिस्तान के अंदर, उसको पावर हाउस वहाँ पे बिठाएंगे, इसलिए कि उसने इस मुल्क के पाकिस्तान को तबाह करना है, इसके इदारों को तबाह करना है। ठीक, स्वाति साहब ये बताइएगा, फाइनल कॉल कब आ रही है लॉन्ग मार्च की? काफी टाइम गुजर गया है, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, इस हफ्ते को कर रहे हैं, उस हफ्ते को कर रहे हैं, ये अब तो तकरीबन हम 1 बजे के करीब जो है मैं 2 बजे के करीब में इमरान खान से मिला था जी। मैंने खुद भी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ज़रा इंतज़ार करें। अब ज़ाहिर है कि मेरे नज़दीक जो है इस वक्त सिर्फ एक आदमी है जिसको पता है कि कब जो है ये कॉल देनी है, उस तनाज़र के अंदर जो है हमने क्या करना है, उसका नाम है इमरान खान। अगर मुझे पता होता तो खुदा गवाह मैं आपको बता देता, कतन बता देता। ठीक है स्वाति साहब, जाते हुए अगर प्लीज मुख्तसरन, टाइम बड़ा कम रह गया लेकिन सवाल बड़ा अहम है। 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज की जो रकम थी, फिर अभी उस पर वो नैब भी कार्रवाइयाँ कर रहा है, FIA भी, 20 वजीरों को नोटिस भी दिए गए हैं। क्या आप समझते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए शफाफ? तो अगर तो तहरीक इंसाफ ने यह गलती की है अपनी हुकूमत में तो सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, अगर ये पैसा इमरान खान के जेब में तो सज़ा मिलना चाहिए। आज़म सवाती के अगर उसके अंदर है तो मिलना चाहिए। शौकत तरीन साहब के जेब में है तो उसको मिलना चाहिए।
अगर वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर है तो फिर किस बात की सजा देंगे? नहीं सर, वो तो उनको वापस मिल गए ना स्वाति साहब, वो 190 मुझे इससे गरज नहीं, मुझे मिलियन। बिल्कुल आप ताकीक करें, बिल्कुल ताकीक करें जी, कानून और कायदे के मुताबिक करें, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना आपके सामने कि अगर मेरे जेब में है तो बिस्मिल्लाह करके सजा दें, इमरान खान के जेब में है तो सजा दे। स्वाति साहब, एक खुद को फायदा पहुंचाना होता है, एक किसी और को फायदा पहुंचाना होता है, तो बादियों नजर में ये है कि उनको फायदा पहुंचाएंगे। मुझे बताएं कि क्या इमरान खान जो है वो लैंड माफिया है? मेरा ख्याल है लास्ट काम वो ये करेगा कि वो लैंड का कोई कारोबार करेगा। खुदारा अगर आप भी 22 करोड़ लोग जो है समझ चुके हैं कि इमरान खान क्या है, उसकी अखलाकी मंजिल क्या है, उसकी अखलाकी हद क्या है। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि एक लैंड माफिया को उन्होंने पैसे दिए, आप ज़रा उसके कवायद को देखें तो मेरा ख्याल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। चले, सेनेटर आजम खान स्वाति साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद जिस तरह स्वाति साहब ने गवर्नर अभी तैनात हो गए हैं कामरान टिसोरी साहब, उनकी तैनाती पर सवाल उठाया, बड़े सवालात उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो उनको टास्क ये दिया गया है कि MQM के जो धड़े हैं मुख्तलिफ इंक्लूडिंग PSP उनको यकजा किया जाए, लेकिन इस तैनाती पर बड़े संजीदा सवालात भी उठाए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। 5 माह गवर्नर सिंध की कुर्सी खाली रहने के बाद इस पर एक ऐसा नया चेहरा आया जिसका शायद किसी ने सोचा भी ना था। ये तो अंदाज़ा था कि नया गवर्नर सिंध का ओहदा जो है वो MQM पाकिस्तान को दिया जाएगा, लेकिन इस ओहदे पर कामरान टिसोरी की आमद का शायद ही किसी ने अंदाज़ा लगाया हो, क्योंकि इस तैनाती पर दीगर लोग ही नहीं, खुद MQM पाकिस्तान के अंदर से भी हैरानी का इजहार किया जा रहा है, जहाँ तक हमारी लोगों से बात हुई है। तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो ये बताइएगा कि जो पहले कमेटी में कामरान टिसोरी साहब को शामिल करने की बात थी, तो हमारी इतलात ये है कि राब्ता कमेटी ने इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्हें दोबारा शामिल करवाया गया MQM पाकिस्तान में। फिर उनका अचानक गवर्नर बनना तो और काफ़ी नाराज़ी भी है MQM में, खुसूसन आपके वर्कर्स भी ये सवाल आपसे पूछेंगे कि जब उनको पार्टी से निकाला गया फिर अब अचानक उनको शामिल करवा के, तो क्या ये फैसला आप पर इम्पोज करवाया गया है या आप खुश हैं कि ठीक है ये हमारा अपना फैसला और इसे हम ऑन करते हैं? लेकिन पार्टी में एक बड़ी तबील हमारे यहाँ राब्ता कमेटी है जिसमें हर फैसले पर इत्तेफाक और इख्तिलाफ होता है, और अगर चंद एक ने यकीनन इख्तिलाफ भी किया, मैं डिनाई नहीं करूंगा, इख्तिलाफ हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन उस इख्तिलाफ को उन्हें मुतमईन भी किया गया और उन्हें दलाइल भी दिए गए। और कामरान भाई को सेफ्टी लिया हमने, खालिद मकबूल भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन तमाम साथियों को जो नाराज थे, मुअत्तल थे, घर बैठे हुए थे, उनको मदऊ किया। और इसके साथ साथ कामरान भाई की इंडक्शन के साथ TSP से आने वाले हमारे 4 सीनियर साथी वो भी राब्ता कमेटी के रुकन बने। सादिक इफ्तिकार जो स्टेट मिनिस्टर है वो राब्ता कमेटी के रुकन बने। अब्दुल वसीम भाई, मेरा नाम भी डिप्टी कन्वीनर के लिए कामरान भाई के साथ मंजूरी ली गई। तो ये कहना ठीक नहीं है कि सिर्फ उनको लिया गया। दूसरी बात ये, MQM के कारकुनान हमसे क्या पूछते हैं तो हमें पता है ना, क्योंकि MQM में हम हैं और कारकुन भी हमारे पास है। यहाँ आपका सवाल ये बनता है कि इख्तिलाफात के बाद ये लिया गया, तो इसका जवाब ये जनाब, अगर इख्तिलाफात हुए थे, गलतियां हुई थी, तो गलतियों का कहीं इजाला करने की यकीन दहानी भी कराई होगी। कहीं कामरान भाई ने खुद से ये बात भी की और बहुत सारी माजी की गलतियों को हमने डिस्कस भी किया और हमने ये भी तय किया कि जो होने वाली चीज थी वो हो गई, लेकिन अब आइंदा उस चीज को कवर अप करने के लिए आगे हम क्या क्या करें। ठीक, अच्छा मुझे खालिद साहब ये बताइएगा कि क्या जो पहले शुरू में जो नाम भिजवाए गए सदर मुमलिकत को, उनमें कामरान टिसोरी जो हमारी इतलात है वो तो शामिल नहीं थे, या आप कह सकते हैं कि नहीं वो शामिल थे? उन 5 नामों में भी शामिल थे और ये MQM पाकिस्तान ने इनको नॉमिनेट किया था गवर्नरशिप के लिए? आपकी तलब बिल्कुल दुरुस्त है। जो पहले 5 नाम थे जिसमें सर फहरिस्त हमारी सेनेटर नसीम जलील साहिबा थी जी, वो नामों को सदर पाकिस्तान ने एंडोज नहीं किया। और ये आज तक हमारे लिए भी एक परेशानी की बात है कि क्या वजह है कि 5 नामों में से कोई एक नाम नहीं लिया गया और 5 महीने गवर्नर का एक आईनी ओहदा जो कि MQM को दिया जाना था वो खाली रहा। उसके बाद मशावरत के साथ हमने 2 नाम और दिए, जिसमें कामरान टिसोरी साहब का नाम था और अब्दुल वसीम साहब का नाम था। तो इन 2 में से एक नाम को मंजूर कर लिया गया।
मंजूर करने का भी तरीक़ाकार आपको पता है, वजीर आजम की एडवाइस होती है, प्रेसिडेंट अप्रूव करता है और वफाकी तमाम इदारे उसकी क्लियरेंस करते हैं, क्योंकि एक आईनी ओहदा है। सही बात। तो इनको क्लियरेंस दी गई तो इन्होंने आकर उसके ओथ लिया, लेकिन ये एमक्यूएम की रिकमेंडेशन थी, एमक्यूएम की मशावरत थी, और पहले 5 नाम भी एमक्यूएम के थे, ये 2 भी एमक्यूएम के। ठीक है, तो खालिद साहब अब ये बताइएगा कि कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि शायद अब कामरान टिसोरी के आने के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार भी, चूंकि एक बोन ऑफ कंटेंशन तो यही थी, इसी वजह से वो एमक्यूएम पाकिस्तान आपने निकाला या वो छोड़ के चले गए, क्या अब डॉक्टर फारूक सत्तार भी वापस आ जाएंगे? और ये जो कहा जा रहा है कि तमाम जो एमक्यूएम के धड़े हैं जिसमें पीएसपी भी ऑब्वियसली वंस बिलोंग टू यू, तो उनको यकजा करने की एक कोशिश है और यही होने जा रहा है? देखिए, फारूक भाई बहुत सीनियर हैं, तंजीमी नज़्म व ज़ब्त को अच्छी तरह समझते हैं, और वो भी ये अगर समझते हैं कि हाँ माजी में कहीं गलती उनसे भी हुई है, कहीं शायद दूसरी तरफ हमारे से भी हुई हो, और उन गलतियों को ना दोहराने का अहद करते हैं, तो बिल्कुल गलतियां करने से ना पार्टियां कमजोर होती हैं ना इंसान कमजोर होते हैं। गलतियों के अगर डट जाएं तो फिर पार्टियां कमजोर भी होती हैं, टूट भी जाती हैं। दूसरी बात, बिल्कुल एमक्यूएम ही वो वाहिद प्लेटफॉर्म है, बाकी और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यही नाम है, यही निशान है जिसपे सब महाजिरों को इकट्ठे होना है और बाकी कौमियतों को भी इसी परचम तले आना है, जो कि गरीब मुतवस्सित तबके की जमात है। हम तमाम लोगों को दिल खोलकर बगैर किसी माजी की तल्ख यादों के हमने कबूल करने तैयार हैं, बशर्ते कि वो एमक्यूएम के परचम तले बिला मशरूत और नेक नियति से हमारे कॉज के साथ कंधे से कंधा मिला के, इंक्लूडिंग मुस्तफा कमाल। जाहिर है ये कोई हरफ आखिर तो सियासत में नहीं है ना। जब जमात इस्लामी से डायलॉग हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी से हो रहे हैं, पीटीआई के साथ हमारा 2018 में आमना सामना करने के भी रवादार नहीं थे, वो हमें जिंदा लाशें कहते थे, फिर हमें नफीस लोग कहने लगे। तो ये कोई हर्ज नहीं है, अगर वो भी इस सिलसिले में बैठकर बात करना चाहते हैं और शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं तो पूरी इज्जत दी जाएगी। ठीक। अच्छा, मुझे खालिद साहब ये बताइएगा कि एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी और उस पर भी कि टिसोरी साहब जो हैं उनकी खिदमात क्या हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए? वैसे तो देखें, खालिद मकबूल भाई हो गए या आमिर खान साहब हो गए, अमीनुल हक हो गए, फैसल सब्जवारी हो गए, आप हो गए, तो एक तारीख है कुर्बानियों की और पार्टी के साथ वफादारी की। अब टिसोरी साहब में ऐसा क्या था कि उनको गवर्नर बनाया? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जी चूंकि वो पैसे वाले हैं, पैसे के बलबूते पे, उसकी वजह से आपने बना दिया। नहीं, माजी में ऐसे बहुत से गवर्नर गुजरे जिनकी कोई सियासी खिदमत नहीं थी, कोई सियासी खिदमत नहीं थी। हमारे जस्टिस सईद जमाल साहब थे मरहूम, कोई सियासी खिदमत नहीं थी, उन्हें लगा दिया गया था। इससे पहले बहुत सारे हमारे असलम बेग साहब थे, उससे पहले भी बात थे, मियां मोहम्मद सुमरो साहब गवर्नर साहब थे, तो उनकी कोई सियासी खिदमत के सिले में गवर्नर नहीं लगाया जाता। गवर्नर जाहिर है एक ऐसे शख्स को नहीं, खालिद साहब मेरे कहने का मकसद ये था कि एक प्रोफाइल होती है, कोई एकेडमिक है, कोई जिस तरह हकीम सईद साहब थे या आपने जो 2-3 नाम लिए, एटलीस्ट उनकी कोई तो प्रोफाइल है। कामरान टिसोरी साहब जो हैं वो तो बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं। ये सवालात जो हैं उठाए जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चले, कोई नहीं, तो प्रोफाइल नहीं था तो बन गया ना प्रोफाइल, आगे चले। ठीक है, बन गया, सही है। अच्छा खालिद साहब, एक मुझे, क्या आपके कारकुन आपसे ये नहीं पूछते कि जब आप तहरीक इंसाफ के साथ आपने मुआहदा किया, आप इत्तेहादी हुकूमत में थे, तो आप उसमें यह था कि आप हमारे यूनिट और सेक्टर दफातर तो खुला दें, वो नहीं हुआ 3-3.5 साल, उसकी वजह से भी आप छोड़ के आ गए। पीपल्स पार्टी के साथ भी आपने इसी तरह किया। आपसे ये सवाल नहीं होता कि क्या वजह है कि 4 साल हो गए हैं, हमारे जो यूनिट और सेक्टर जो दफातर हैं वो तक आप लोग नहीं खुलवा सकते, तो आप हुकूमत में कर रहे क्या हैं? बहुत अहम आपने सवाल किया जी। 5 महीने बाद बिल्कुल कारकुनान ये सवाल कर रहे हैं, और मैंने आपसे बताया कि लापता लोगों में से 2 हमारे बाजियाब भी हुए, 3 की जब शहादत ही हुई उसमें हमने बहुत एहतजाज किया, उसके बाद 2 लोग हमारे वापस आए, अनकरीब और लोग भी हमारे वापस आ रहे हैं जी। और बैसियत गवर्नर कामरान खान टिसोरी साहब से ये बहुत बड़ी तवक्कुआत हैं, बल्कि समझ लें पार्टी के साथ एक कमिटमेंट है कि हमारे दफातर समेत, लापता समेत और जो FIR हैं वो सारी वो विफाक और सूबे के दरमियान एक ब्रिजिंग करके एक मफाहमती अमल के जरिए इन तमाम मसाइल को हल करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और मुझे तवक्को भी है, खुद ये गवर्नर की हैसियत से कामरान खान टिसोरी साहब ने आज हलफ के बाद
पार्टी के जिम्मेदारान रहनुमाओं से बात करके कहा है कि वो ये तमाम चीजों पर कल से अमल शुरू करेंगे, कल से उनका अमल नजर आएगा, और अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं कर सके इस मनसब के साथ इंसाफ, तो वो इस मनसब को खैराबाद कह देंगे। चले, ये मैं आज की आपको अपडेट। चले कायद साहब, ये तो अच्छी बात है कि वो प्रोफाइल बनने के बाद अगर ये दफातर वगैरह खुलवा देते हैं, लापता अफराद का मसला हल करा देते हैं, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है MQM पाकिस्तान के कारकुनान के लिए। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजारुल हसन साहब हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इन्हीं मामलात पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नर सिंध की तैनाती का मामला इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज़क्कार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया। कामरान टिसोरी की तैनाती को लेकर काफ़ी शोर मचाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। आपसे समझना चाहेंगे कि उन्हें MQM से निकाला गया, फारूक सत्तार भी उनकी वजह से चले गए, MQM के दरवाजे उन पर बंद हो गए, फिर चंद दिन पहले MQM में वो शामिल हो जाते हैं, अब गवर्नर भी बन जाते हैं। लेकिन खबरें ये हैं कि MQM की जो टॉप टियर लीडरशिप है, आमिर खान समेत, वो शदीद नाराज़ हैं। क्या मामला है मज़हर साहब? तो MQM पाकिस्तान ने अपने आइन में आइनी स्ट्रक्चर को तब्दील किया और उसमें कायदे तहरीक का तस्वुर जो है वो ख़त्म हो गया जी। और वो जो ख़त्म हुआ उसके नतीजे में जो है वो फिर MQM के अंदर MQM पाकिस्तान के अंदर एक पावर स्ट्रगल शुरू हुई और डॉक्टर फारूक सत्तार उस वक्त गालिबन उनका ख्याल ये था कि वो थे सीनियर लोगों में से थे, लेकिन फिर पावर स्ट्रगल में खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान और फारूक सत्तार ये रहे। लेकिन फिर हमने देखा कि उनके अंदर इख्तलाफात बढ़ते गए और जो फारूक सत्तार और बाकी MQM के अंदर इख्तलाफ हुए, उसमें एक बड़ा रोल कामरान टिसूरी साहब का समझा जाता है। और वो इस हवाले से समझा जाता है कि कामरान टिसूरी साहब जो MQM फारूक सत्तार ने अपनी MQM के जो दूसरा धड़ा है जिसमें खालिद मकबूल वगैरह हैं और इवन फैसल सब्जवारी वगैरह, वो ये समझते हैं कि फारूक सत्तार ने MQM की राब्ता कमेटी को बताए बगैर इलेक्शन कमीशन में इस तरह के पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्टी के आइन में करके जमा करवा दी, जो कि राब्ता कमेटी ने उसे अप्रूव नहीं किया। तो उसके पीछे उन्हें कामरान टिसूरी का हाथ नज़र आता है। कामरान टिसूरी इस चीज़ को डिनाई करते हैं और वो ये कहते हैं कि उनका इस तरह डॉक्टर फारूक सत्तार से ज़रूर उनका राब्ता रहा और वो MQM के पुराने लोगों में से हैं, लेकिन ये जो इल्ज़ाम है ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन बहरहाल वो वजह इख्तलाफ बने। अच्छा। और वजह इख्तलाफ इस हद तक बने कि वो ये बात डॉक्टर फारूक सत्तार को बता दी गई कि अगर कामरान टिसूरी आपके साथ होंगे फिर आपसे बात नहीं हो सकती। तो फारूक सत्तार ने एक ग्रुप बना लिया बहाली MQM बहाली बचाओ जी, और MQM पाकिस्तान का एक अलग ग्रुप है, MQM लंदन वैसे ही अलग है, फिर पाक सरजमीन पार्टी, फिर महाजिर कौमी मूवमेंट, और विद इन पाक सरजमीन पार्टी भी बहुत से लोग अलग हो गए या उनको अलग कर दिया गया जो माजी में MQM के। तो एक खिचड़ी बनी हुई है इस वक्त MQM के मुख्तलिफ धड़ों की। उसका बराह रास्त असर उनके वोटर पे गया और वो वोटर तकसीम होता नजर आ रहा है। वो वोटर कुछ लंदन से जुड़ा हुआ है, कुछ PTI, बड़ी तादाद में लोग PTI में चले गए, कुछ जमात इस्लामी की तरफ चले गए और बहुत सी तादाद में लोग जो है तहरीक में भी चले गए। मज़हर साहब, ये बताइएगा, ये डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। कामरान टिसोरी अचानक आकर गवर्नर बन गए, तो ये क्या मामला हुआ क्या? आदिल, एक बहुत MQM यानी अल्ताफ हुसैन साहब का चैप्टर पाकिस्तान से आउट होने के बाद जी एक जो एक पावर स्ट्रगल MQM के मुख्तलिफ जगहों पे हमें नजर आती है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उसमें अब कोई सेंट्रलाइज फिगर नहीं है, कोई ऐसा फिगर नहीं है जैसे हम फादरली फिगर MQM के अंदर कहें, और वो तकरीबन एक ही लेवल के लोग हैं। तो इसलिए हमें वो इख्तलाफात बहुत ज़्यादा जल्दी नज़र आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सरफेस कर जाते हैं। अब एक और बात जो MQM के साथ है, जो शायद और सियासी जमातों के साथ नहीं, जितना MQM पर गैर सियासी और रियासती इदारों का दबाव है किसी और जमात पे नहीं है। ठीक। जितना MQM को कंट्रोल कर लिया गया है किसी और सियासी जमात को उस तरह कंट्रोल नहीं किया गया। जिस तरह MQM के जो है हाथ बांध कर उनसे सियासत करवाई जा रही है, कहीं और हमें नजर नहीं आता। यानी इसका अंदाजा आप इससे कर सकते हैं कि MQM पाकिस्तान के अंदर, अगर MQM पाकिस्तान ने जब तहरीक इंसाफ से मुआहिदा किया और MQM पाकिस्तान ने जब पीपल्स पार्टी से मुआहिदा किया,
उन दोनों माहिदों में तहरीक इंसाफ से उनका 3-3.5 साल तक का वो रहा, लेकिन बाद ऐसे मुतालबात थे जो वो नहीं मनवा सके। यानी वो अपने तंजीमी तौर पे वो अपनी तंजीम को रिवाइव करने की पोजीशन में नहीं थे, उनको इजाज़त ही नहीं थी कि वो अपने यूनिट ऑफिस खोलें, अपने सेक्टर ऑफिस खोलें, क्योंकि ये कह दिया गया था कि आप उस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो रियासती हमारे इदारों को काबिल कबूल नहीं है। तो MQM के लिए एक डिफ़िकल्ट पोजीशन ये भी आ गई। और इसी तरह जो कामरान टिसूरी साहब आए वो बहुत अजीब व गरीब वाक़या है, क्योंकि खुद MQM के बहुत से लोगों से जो बात हुई वो यही कहते हैं कि जिस अंदाज में ऑल ऑफ अ सडन एक आदमी जिसको MQM पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया था उसको यकायक बहाल कर दिया जाता है, और फिर जब राब्ता कमेटी में बात आती है तो राब्ता कमेटी में शदीद एहतजाज होता है, और उसके नतीजे में जो है और मुख्तलिफ जो MQM के डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी तरफ से भी एतराज़ आता है। तो फिर कामरान टिसूरी को MQM राब्ता कमेटी का जो फैसला था उस फैसले को राब्ता कमेटी वापस ले लेती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यकायक जो है वो गवर्नर के लिए उनका नाम चला जाता है, जबकि उससे पहले 5 नाम ऑलरेडी गवर्नर के लिए जा चुके हैं, जिनमें लेकिन उन 5 नामों में जिसमें नसरीन जलील का नाम प्रोमिनेंटली सामने आया, लेकिन आमिर खान का नाम भी था और भी कुछ नाम थे। तो 5 नामों पे तो कोई ना कोई ये भी नहीं बताया गया कि इतराज क्या है मासबाए नसरीन जलील वाले मसले पे, लेकिन फिर 2 नाम दिए गए और उनमें दूसरा नाम कामरान टिसूरी का था, पहला नाम गालिबन कोई वसीम साहब है उनका था। तो फिर ये कहा गया, अब ये जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि जी सदर साहब ने अपना सवाबदीदी इख्तियार वो करते हुए उनको कामरान टिसूरी को, अब इसमें यहाँ सवाल MQM से ये है कि क्या कामरान टिसूरी उन 2 लोगों की में से नंबर 1 थे या नंबर 2 थे, और क्या ये मुआहिदा पीपल्स पार्टी के मुआहिदे का अगर हिस्सा था तो ये सदर का सवाबदीदी इख्तियार कैसे हो गया कि सदर ने उस मसले पे अपना सवाबदीदी इख्तियार, क्योंकि होता ही है कि गवर्नमेंट रिकमेंड करती है नाम और उसकी बुनियाद पे जो है वो किया जाता है। तो मेरा ख्याल है उसमें MQM की इंटरनल पॉलिटिक्स में जो अब जो नज़र आ रहा है वो ये कि कामरान टिसूरी साहब जो है वो काफ़ी अरसे से एक्टिव हैं किसी न किसी हवाले से, लेकिन अब उनका एक रोल, क्योंकि हुकूमती रोल तो उनका सच नहीं है, यानी वो जाहिर है बहुत ही लिमिटेड पावर्स हैं गवर्नर के पास, लेकिन वो एक सियासी गवर्नर हाउस जो है वो MQM की अब सियासत का और MQM के हवाले से जो सियासत है उसका कहीं ना कहीं हमें रिफ्लेक्शन उसमें नजर आएगा। अच्छा, उसमें हमें डॉक्टर फारूक सत्तार का कोई प्रोएक्टिव नजर आ सकता है जी। उसमें हमें डॉक्टर फारूक सत्तार की MQM पाकिस्तान में वापसी नजर आ सकती है। कामरान टिसूरी साहब ऐन मुमकिन है कि वो आफाक अहमद और इनके दरमियान भी और पाक ज़मीन पार्टी और इनके दरमियान, तो वो एक ऐसा टास्क गालिबन डॉक्टर कामरान टिसूरी साहब को दिया गया है। मुझे लगता नहीं कि वो इस टास्क में काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। मजहर अब्बास साहब, थैंक यू फॉर टू द पॉइंट एंड डिटेल एनालिसिस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।